अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात की थी ताजरों के साथ। उसके असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। आज जो डॉलर है वो ओपन मार्केट के अंदर 7 रुपये कम हुआ। कल भी डॉलर जो है वो 6 रुपये ओपन मार्केट में कम हुआ था। पिछले 2 दिन में डॉलर जो है वो ओपन मार्केट के अंदर 13 रुपये कमी उसके अंदर देखने में आई है। आर्मी चीफ ने ताजरों को यकीन दहानी कराई थी कि आने वाले दिनों के अंदर ओपन मार्केट का एक्सचेंज रेट और जो इंटर बैंक रेट है उसके अंदर जो बहुत बड़ा गैप बन चुका था, तकरीबन 30 रुपये का गैप था, वो आपको कम होता नजर आएगा और ऐसा ही हो रहा है। डॉलर जो है वो इस वक्त ओपन मार्केट में 316-17 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जबकि आज से चंद रोज़ कबल ही डॉलर जो है वो ओपन मार्केट में 332 से 35 रुपये तक ट्रेड कर रहा था। तो आर्मी चीफ के ने जो एक्शन लिया था या जो गुफ्तगू की थी ताजरों से, उसके असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ ही आज ही के दिन एफसी ने बहुत बड़ी चीनी की एक खेप पकड़ी है, अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई है और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी अपेरेंटली किया गया है इस सिलसिले में। तो आने वाले दिनों के अंदर ये देखेंगे कि आर्मी चीफ ने जो सख्त फैसले लिए थे और जो सख्त फैसले लेने का फैसला किया गया था उनके जो हैं समरात सामने आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह आज 6 सितंबर के दिन आर्मी चीफ ने जो शहदा को खराज तहसीन पेश किया और उसके लिए जो उनका बयान जारी हुआ उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके अंदर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे अवामिल थे, कुछ ऐसे अनासर थे जिन्होंने पाक फ़ौज की और जो पाकिस्तान की अवाम के दरमियान मोहब्बत का एक रिश्ता है उसको तोड़ने की कोशिश की। यकीन आर्मी चीफ का इशारा 9 मई के इंसिडेंट की तरफ था, जिस रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने पाक फ़ौज के इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला किया, उनके इदारे के ऊपर हमला किया, उनके इदारे के इंस्टॉलेशंस पर हमला किया और उस दिन पाक फ़ौज की जो अवाम के साथ मोहब्बत थी उसको चैलेंज करने की कोशिश की गई। आर्मी चीफ का 6 सितंबर वाले दिन ये बात कहना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि 9 मई के अंदर जो लोग मुलविस थे उन लोगों को शदीद सख्त किस्म की सज़ाएँ दी जाएंगी। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये बात करते हैं कि इस किस्म की हरकत के ऊपर शदीद या सख्त सज़ाएँ जो हैं वो नहीं दी जानी चाहिए। तो उनके लिए मैं ये खबर भी बताई देता हूँ कि अमेरिका के अंदर 9 जनवरी को जो उनके कैपिटल हिल पर हमला हुआ था उसके जो मास्टरमाइंड थे उनको 22 साल की सज़ा सुनाई गई है। कल ही ये फैसला हुआ है, अमेरिकी अदालत ने उनको 22 साल की सज़ा सुनाई है। उनके जो दीगर साथी हैं प्राउड बॉयज़ के अंदर ही, ये प्राउड बॉयज़ के लीडर थे, उनके जो साथी हैं उनको भी इसी तरह 10 से 15 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। और याद रहे कि इन लोगों ने कोई जाकर कैपिटल हिल के अंदर आग नहीं लगाई थी, कैपिटल हिल के अंदर से लूट मार नहीं की थी। ये लोग जो थे ये वहाँ पर गए थे, सदर डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में गए थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो इलेक्शन हार गए थे, लेकिन ये लोग ये तस्लीम करने को तैयार नहीं थे कि जो बाइडन सदर बन चुके हैं और उन्होंने उसमें रुकावट डालने की कोशिश की, कैपिटल हिल पर हमला किया और अब जिस तरह के आपको देख रहे हैं कि उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जा रही हैं। अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत मकबूल हैं। आज भी जो लेटेस्ट सर्वेज आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो और जो बाइडन साहब जो हैं वो नेक टू नेक 45% के ऊपर हैं। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स जो है या जो उनकी अवाम के अंदर मोहब्बत है वो तकरीबन 45% है। तो ट्रंप जो हैं वो इस कदर कानून शिकन रहे, उन्होंने बहुत सारी कानून शिकनियाँ की। उनके अपने ऊपर भी इस वक्त केस चल रहा है 9 जनवरी से रिलेटेड और इलेक्शन को ना मानने से रिलेटेड और इस किस्म की चीज़ों के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी अमरीकी अवाम का एक 45% हिस्सा जो है वो सर डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अमरीकी निज़ाम इंसाफ जो है उसने बहुत को ख़ास रिलीफ दे दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस बुनियाद पर कि वो अवाम में बहुत मकबूल हैं। तो ये बात उन लोगों के लिए है पाकिस्तान के अंदर जो ये बात करते हैं कि अवामी मकबूलियत शायद अदालती फ़ैसलों की राह में रुकावट बन सकती है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि इसके अंदर पूरी डेवलप्ड वर्ल्ड की मिसाल मौजूद है। और जिस तरह के मैंने आपको बताया कि कैपिटल हिल पर हमले की सज़ा के बाद ये बात भी ख़त्म हो जानी चाहिए कि बिल्डिंग्स के ऊपर हमला करने की सज़ाएँ नहीं हो सकती। जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए थे उनको यकीनन सज़ाएँ दी जाएंगी। और आर्मी चीफ ने आज जो 6 सितंबर को अपना बयान जारी किया उसके अंदर इस बात को दोबारा से दोहराने का मकसद भी यही था कि एक क्लियर लाइन बताई जा सके, एक क्लियर लाइन दी जा सके और बताया जा सके कि इस मुल्क के अंदर शोहदा ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। फ़ौज के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दिफा न सिर्फ 1965 में किया बल्कि उसके बाद से लेकर अब तक दहशतगर्दी की जंग और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर भी वो उनकी सपोर्ट करते रहे। तो आने वाले दिनों के अंदर भी फ़ौज और अवाम का ये जो मोहब्बत भरा रिश्ता है ये कायम रहेगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उन्होंने मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया है कि वो 9 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल करेंगे। महंगाई के ख़िलाफ़ ये हड़ताल होगी, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ हड़ताल होगी। लेकिन दरअसल ये जो है ये एक नई मूवमेंट है लॉयर्स की जिसका आगाज़ आपको नज़र आ रहा है। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के जो मुख्तलिफ दीगर रुकन अरकान हैं, उनकी जो आज मीटिंग हुई उसके अंदर ये फ़ैसला किया गया है कि न सिर्फ एहतजाज किया जाएगा बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि सदर के पास इख्तियार है कि वो 60 दिन के अंदर इलेक्शन या 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट दे सकते हैं और इस सदर के ऊपर लाजम है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन की डेट दें। तो यहाँ पर वो मसला पैदा हो जाएगा जिसके अंदर
बहुत सारे कानूनी माहिरीन जो अब से पहले कह रहे थे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सदर के पास से इख्तियार ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब लॉयर्स जो हैं वो खुलकर मैदान में सामने आ गए हैं। इससे पहले आप जानते हैं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो ऑलरेडी ही इमरान खान साहब के वकील साहब जो हैं वो उसको हेड करते हैं। तो उस हिसाब से पाकिस्तान बार काउंसिल के अलावा पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी वो पहले ही इमरान खान साहब की सपोर्ट में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में खुलकर आ चुकी है। आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो बात की है उसके बाद ऐसा ही फील होता है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी लॉयर्स मूवमेंट की तैयारी है, जिसका मुकाबला लोग कर रहे हैं इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे साबिक चीफ जस्टिस, उनके ज़माने में चलने वाली लॉयर्स मूवमेंट से। लेकिन शायद वो कहा जा रहा है कि इस बार उससे कोई बड़ी लॉयर मूवमेंट होगी। इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि जो लॉयर्स हैं उनके भी कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं। कुछ वकीलों को रियासती इदारों की तरफ से तंग किया जा रहा है और मतलब उनके सिर्फ मौक्कल को अगर वो सपोर्ट करते हैं या उसके लिए केस प्लीड करते हैं तो इसमें उनका कोई कसूर तो नहीं होता। ये तो उनकी जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है वही है कि उन्होंने अपने मौक्कल के लिए ये जो है बेहतरीन इंसाफ हासिल करना है। लेकिन इसके अंदर साथ साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि हमने जो ऑडियो टेप सुनी माजी के अंदर, बहुत माजी करीब के अंदर, जिसके अंदर यही वकला हजरात जो हैं ये जजेस के साथ बेंच फिक्सिंग की बात कर रहे थे, तो इस सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले दिनों के अंदर अगर एक लॉयर्स मूवमेंट चल जाती है तो क्या वो एक बाई पार्टीसन लॉयर्स मूवमेंट होगी। आपको याद रहे कि इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने के अंदर जो लॉयर मूवमेंट चली थी उसके अंदर लॉयर बरादरी के तमाम सियासी धड़े जो थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी से रिलेटेड थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैर उस वक्त इस कदर मशहूर नहीं थी या मकबूल नहीं थी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये सब जो थे ये सब मिलकर उस लॉयर्स मूवमेंट को चलाते रहे। लॉयर मूवमेंट की अंदर तमाम के तमाम जो वकला के धड़े थे वो शामिल थे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में शायद ऐसा नहीं होता नज़र आता, क्योंकि बहुत सारी डिफ्रेंशिएशन है, बहुत सारा आपस में मुखालफत पाई जाती है एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ हद तक हिमायत याफ्ता वकला मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता वकील भी मौजूद हैं। तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि होने वाला क्या है, क्या होने जा रहा है, और क्या आया ये जो लॉयर्स मूवमेंट की सारी बात चल रही है इसका कोई मकसद या हल निकलेगा भी, या ये सिर्फ इसी तरीके से बात चली जाएगी और मुल्क के अंदर एक और हैजान पैदा हो जाएगा, मुल्क के अंदर एक और मसला पैदा हो जाएगा। प्रोग्राम के अंदर आखिरी हिस्से के अंदर हम बात करना चाहते हैं मुल्क की इकॉनमी के ऊपर। स्टेट बैंक के जो लेटेस्ट अदाद-ओ-शुमार आए हैं उसके मुताबिक सिर्फ एक महीने के अंदर, पिछले 1 जुलाई का जो महीना था 2023 का, उस सिर्फ एक महीने के अंदर पाकिस्तान हुकूमत ने 1.3% अपना जो लोन है, टोटल लोन, उसको बढ़ा लिया है। अब ये ऐसा सवाल है जिसके ऊपर बहुत सारी बात करने की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं, वो सालाना तकरीबन 1000 अरब के करीब जो है वो लीकेजेस हैं उनमें, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो रेलवेज़ है, चाहे वो इसी तरह के दीगर इदारे हैं जो कि गवर्नमेंट मलकियत में हैं, हुकूमती मलकियत में हैं, लेकिन ना तो वो ना सिर्फ वो प्रॉफिट नहीं बनाते बल्कि वो सालाना बहुत अरबों हज़ार अरब रुपए का लॉस करते हैं। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उन इदारों की प्राइवेटाइजेशन कब की जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि इससे पहले जिन इदारों को प्राइवेटाइज़ किया गया, क्या उनकी सर्विस डिलीवरी बेहतर हो गई या आवाम को कोई फ़ायदा हो गया। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की एग्जांपल लोग देते हैं कि वहाँ पर भी शायद प्राइवेटाइजेशन के बाद मामला जो हैं वो उस कदर ठीक नहीं हो सके, और बहुत दीगर बैंकों की बात भी की जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या रियासत पाकिस्तान जो है वो इन इदारों के सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहें देते हुए बाकी जो अपनी आबादी है 23 करोड़ की, उसकी कुर्बानी दे दे। क्या वो ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी नौकरियों को सब्सिडाइज़ करने का ठेका जो है, और सिर्फ ये गरीब सरकारी मुलाजमीन की बात नहीं है जो लोअर लेवल के हैं, बल्कि आला अफसरान की भी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ऐसी दर्जनों नहीं, कई सौ इदारे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक ओनरशिप में हैं, और उनके दफातर हैं, उनके अंदर अफसरान हैं जो लाखों रुपये तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन वो काम कुछ नहीं करते। ऐसे बहुत सारे इदारे आप एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में आप अगर कागज़ों में देखें तो वहाँ पर गाड़ियाँ भी हैं, फ्यूल भी है और सब कुछ है, लेकिन उनकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो आने वाले दिनों के अंदर ये बात भी देखनी होगी कि जहाँ पर हम अपनी दीगर लीकेजेस ख़त्म कर रहे हैं, जहाँ पर हम बिजली और गैस के अंदर बहुत बड़े बड़े टैक्सेस लगा कर आवाम से वसूली की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर ये जो डायरेक्टली ऐसे इदारे हैं जो कि लॉस मेकिंग हैं, जहाँ पर एक कुएँ हैं जिनके अंदर हम मुसलसल कई सालों से बल्कि कई दहाइयों से पैसे फेंकते जा रहे हैं और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इनको बंद करने के बारे में भी सोचा जाए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और वीलॉग के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।